विच मीन्स के अब पीछे 15 दिन रह गए हैं, तो जिन्होंने अप्लाई लेट से करना है एक ये जो, लेकिन सबसे बड़ी चेंज आई है वो रिलेटेड टू आई है GRE। GRE उन्होंने रिक्वायरमेंट अभी हटा दी है एप्लीकेशन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर स्टेजेस पे आपको ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा यह है कि यू मे बी रिक्वायर्ड टू टेक GRE, और काफ़ी केसेस में वो लाइक ज़रूरी होगा क्योंकि स्टडिंग इन अमेरिकन ग्रेजुएट स्कूल्स और वहाँ पे काफ़ी ग्रेजुएट स्कूल्स की रिक्वायरमेंट ये होती है। बट हु नोज़, क्योंकि ये जो कोविड और कोरोना वाला टाइम आया हुआ है इसके अमिड काफ़ी यूनिवर्सिटी में ने ये भी देखा है कि उन्होंने भी रिक्वायरमेंट हटा दी है, तो वो लेकिन नेक्स्ट स्टेप है। अभी के लिए ये अपडेट है कि उन्होंने GRE फुल ब्राइट में सेलेक्ट होने के लिए आपको GRE की नई ज़रूरत, और बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस उसी तरह ही है जो रिकमेंडेशंस का है। और उसके साथ साथ जो दूसरी चेंज एक मेजर आई है वो CGPA रिलेटेड आई है। उसमें भी ये हुआ है कि पहले तो मैं बता देता हूँ कि वो चेंज है कि आपका अगर CGPA 3.5 से ऊपर है तो आप सिर्फ तब एलिजिबल हो, उससे नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें रिक्वायरमेंट है उनकी इसमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं तो उनको थ्रेशोल्ड लगाना पड़ना था। पहले वो लेट से फिल्टर अपना रख लेते थे GRE की बेस पे या बाकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। अब उन्होंने क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाना था एप्लीकेशन का, सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट मेक सेंस टू एन एक्सटेंट। हाँ, इसकी काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं, बट अभी के लिए जस्ट गोइंग बाय द पॉलिसी वो ये है कि GPA आपका अगर CGPA 3.5 से कम होगा तो यू आर इनएलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन से मेरा मुराद ये उन्होंने एक्सप्लिसिटली भी लिखा हुआ है: प्योर साइंसेज, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो डिसिप्लिन्स हैं लेट्स से लॉ का हो सकता है या फाइन आर्ट्स वगैरह के हो सकते हैं, उनके लिए 3 की रिक्वायरमेंट है। सो पहले तो ये आई वांटेड टू बी क्लियर ऑन दिस कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, और ये साथ कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आई थिंक मैं इसके साथ फिर एक दफ़ा बता दूं, फिर थोड़े से क्वेश्चन मैं ले लूँगा। जो एक और बड़ी इसमें चेंज, नॉट रियली चेंज बट ये CGPA वाला पॉइंट ही अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि काफ़ी लोग इसको अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेशक वो HEC का फॉर्मूला हो या फिर जो देसी तरीके से काफ़ी लोग जिनको शायद HEC का नहीं आइडिया वो यूँ ही कर लेते हैं कि अच्छा अगर 3.2 CGPA है तो 3.2 डिवाइडेड बाय 4 करके दिया, अच्छा 80% आ गया तो अच्छा हमारी 80% है, तो विच मीन्स के वी आर एलिजिबल इन अ वे। क्योंकि इन्होंने दूसरी जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो ये लिखी हुई है कि 75% इन द परसेंटेज एंड डिवीजन सिस्टम। इसमें जो बात ये है, कैची बात यह वो ये कि इन द परसेंटेज एंड डिवीजन सिस्टम। सो इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज नॉट फॉलोइंग द परसेंटेज एंड डिवीजन सिस्टम, फिर ये आपके केस में एलिजिबल वो बात ही जो है ना एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एप्लीकेबल आपके केस में CGPA ही है। आई डू एग्री, मैं खुद नस्ट का ग्रेजुएट हूँ, और हाँ आई डू एग्री कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिलेटिवली स्ट्रिक्ट वो होती है, मार्किंग होती है लेट्स से GIK में या फास्ट में या फिर इवन लम्स वगैरह में। सो शायद थोड़ा सा उनको इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले प्रिविलेज साइड पे होंगे जिनके रिलेटिवली लीनियंट है मार्किंग, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनको थोड़ा सा होगा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। इसमें कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटीज़ में की रिक्वायरमेंट ये, इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। बड़ी क्लियर कट सा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अच्छा इतना CGPA सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है। और अब क्योंकि मेरे नॉलेज में आई कैन थिंक ऑफ एनी यूनिवर्सिटी जो अभी भी परसेंटेज सिस्टम पे जा रही हो, लेकिन होंगी आई एम प्रीटी श्योर। सो अगर CGPA वाली सिस्टम फॉलो कर रही हैं जो कि 80 to 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान होगी, तो इट्स क्लियर कट अगर 3.5 से कम है आपका तो आप इनएलिजिबल हैं इसमें फुल ब्राइट पे इस साल के लिए। आप डेफिनेटली अगले साल अप्लाई करें और वी होप एंड वी प्रे कि अच्छा तब हालात बेहतर हो जाएंगे और इट विल बी बैक टू इट्स ओरिजिनल रिक्वायरमेंट जो शायद पिछले काफ़ी सालों से उनकी CGPA की भी कोई रिक्वायरमेंट थी, GRE की रिक्वायरमेंट थी कि हाँ वो होना चाहिए।
सो ये एक था प्रिंसिपल कि आपने बस ये देखना है अगर CGPA है तो CGPA देखें, कोई आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई नो बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम बोट कि थोड़ा सा होप अगेंस्ट होप वाला होता है सिनेरियो कि बंदा चाह रहा होता है कि कहीं से पॉइंट बन जाए, बट आई गेस पॉलिसी जो अभी आई है उनकी रिसेंटली, सो उसके नज़दीक अगर आपका 3.5 से कम है तो आप इनएलिजिबल होंगे। हाँ, अगर परसेंटेज सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, जिस तरह काफ़ी कुछ हैं, तो उसमें 75% से ज़्यादा आपका होगा इन डिसिप्लिन में जो मेजरली काफ़ी एप्लीकेंट्स इन्हीं डिसिप्लिन से आते हैं, तो फिर वो एलिजिबल है। ये मेजर चेंजेस थी। मैं थोड़े से साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेता हूँ अगर कोई रेलेवेंट है, वरना फिर एक और टच कर लूँगा थोड़ा सा इनका जो जनरल प्रोसेस होता है, और डेफिनेटली थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी सारों को ज़रूरत होती है, इवन मुझे भी ज़रूरत थी। तो इफ़ एनीवन रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, मैं मास्टर्स पे गया था फुलब्राइट पे, और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई स्टिल चेरिश इन टर्म्स के नॉट जस्ट एकेडमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल आपका जो एक इट्स रिलेटेड टू प्रेस्टीज एज वेल के फुलब्राइट शायद पाकिस्तान में इतना इसका नहीं, लेकिन ग्लोबली और स्पेशली यूएस में, क्योंकि उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो काफ़ी प्रेस्टीजियस प्रोग्राम है, और इट्स समथिंग दैट यू चेरिश फॉर योर एंटायर लाइफ। एक ब्रांड होता है जिस पे यू नो आप अपनी वर्थ खुद इंजॉय करते हो, आप दुनिया के किसी कोने में भी रहो, आप हाँ पाकिस्तान भी आओगे, सो ऑफ कोर्स जॉब मार्केट में भी एक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बाकी तो ठीक है वो एक डिफरेंट साइड है कि अच्छा कुछ नहीं भी होंगे फुलब्राइट पे या बाहर से पढ़े हुए, वो भी बहुत अच्छा चल रहे होंगे, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स बंदे को मेहनत और अपनी एकेडमिक डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। माई CGPA is 3.22 but my percentage is 77%। अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA सिस्टम फॉलो कर रही है तो फिर मीन्स कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, उस बेस पे आप इनएलिजिबल हैं CGPA पे, सो फिर आपको परसेंटेज देखने की ज़रूरत है ही नहीं, या परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा था। अंडरग्रेड के लिए फुलब्राइट इंटरव्यू स्काइप पे कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ का अभी नहीं होगा, कुछ पता नहीं है कि 3 महीने, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस जो यूजुअल टाइमलाइन की इनकी होती थी वो तो ये होता था मिड मई में इनकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती थी, या 10-15 दिन और एक्सटेंड कर लेते थे टिल एंड ऑफ मई, फिर इनकी अगस्त में शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती थी, अगस्त टू सितंबर में इनके इंटरव्यूज चलते थे। सो वो तब डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह बनती है। आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छा एक आधा महीना तो इंटरव्यूज थोड़ी और आगे जाएंगे, अब वो इन पर्सन होते हैं या स्काइप पे होते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट अभी के लिए एप्लीकेशन के लिए आई विल स्ट्रांगली इनकरेज एवरीवन कि अच्छा आप ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ी सी ख्वारी होगी जो कि लेट से, और पहले अगर आपका मूड नहीं भी था GRE की वजह से, तो लेकिन अब ये होगा थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी एफर्ट, जो रिकमेंडेशन लेटर्स की लेट से रिक्वेस्ट करनी होगी उनको, वो भी खुद रेफरीज अपने ऑनलाइन भिजवा सकते हैं या पेपर उस पर कर सकते हैं, लेकिन आई नो पाकिस्तान में रहते हुए थोड़े से नखरे उनके भी होते हैं, सो वो चीज़ आपको करनी होगी। और बाकी जो फोकस ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, बाकी फिर और क्वेश्चन उसी तरह CGPA is 3.4, I have percentage 83। CGPA अगर आपका 3.5 से कम है तो फिर नहीं काउंट होगा। स्टूडेंट्स हु हैव बुक देयर GRE, इसमें अभी क्योंकि ये ETS होती है, ये फुलब्राइट वाले या फिर USCFP जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं वो नहीं देख रहे होते डायरेक्टली GRE को, इसमें ETS वाले जो हैं वो देखेंगे, बट अभी हाँ आप डेफिनेटली दें, क्योंकि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको GRE उस स्टेज पे भी देना ही होगा, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, और जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की US में रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर्स एंड फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। सो अभी रिफंड ना करवाएं, अभी जस्ट
लेट इट गो, अभी सिर्फ रखें आप वो और दे दें। 5 साल तक वैलिड होता है जब भी उसकी ऑप्शन है कि आपको मिलती है। लेकिन ये है कि बॉटम लाइन बीइंग कि आप फुल ब्राइट पे अभी विदाउट जीआरई अप्लाई किया जा सकता है। सो हाँ, ये भी एक कॉमन सवाल है कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल 8 सेमेस्टर्स वोंट बी अवेलेबल बाय फुल ब्राइट डेडलाइन, या फिर ये होता है कि अच्छा अभी करंटली पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं या नहीं। इसका सिर्फ एक ये प्रिंसिपल है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, वो ये है कि अगर आप दिसंबर 2020 जो इस साल दिसंबर से पहले आप अगर ट्रांसक्रिप्ट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, सो आप अप्लाई करें। अभी ज़रूरी नहीं है फुल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हो, अभी आपका लेट्स से 7 सेमेस्टर का है या जितना भी है वो आपने, या वो इवन अनऑफिशियल है आपके पास ऑफिशियल नहीं है, लेकिन कंडीशन बीइंग कि दिसंबर 2020 से पहले आपने उनको फुल ट्रांसक्रिप्ट अपना देना है, सबमिट करवाना है। बाद में आप इन टच होते हो जो इनके प्रोग्राम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। सो ये इसमें काफ़ी क्लियर कट इनकी गो अबाउट है इस मामले में भी। तो अभी हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। सोशल साइंसेस लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 3.5 होना, इसमें सोशल अब डिपेंड करता है कि वो किस, अगर वो प्योर साइंस मतलब प्योर तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन वो किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस है तो एज़ पर माय नॉलेज उसमें CGPA 3 वाली रिक्वायरमेंट होगी, 3.5 वाली नहीं होगी, क्योंकि वो इन जो इन्होंने एक्सप्लिसिटली डिसिप्लिन मेंशन किए हैं, प्योर साइंसेस, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आती। बट हाँ कोई अगर क्वांटिटेटिव साइड है इकोनॉमिक्स की, इकोनोमेट्रिक्स टाइप या सिंपल मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, सो फिर 3.5 होगी। CGPA इज़ 3.5, हाँ जी बिल्कुल आपका 3.5 है तो अप्लाई करें, स्ट्रांगली इनकरेज। अब तो मैं सबको ही स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा कि अप्लाई करें GRE, और स्पेशली क्योंकि अगर आपके पास अभी GRE नहीं भी और बाद में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो GRE किसी उसमें एक फॉर्मेलिटी की हद तक होगा कि आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी, बस मीट करनी होगी। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी स्टेज होती है कि बंदा अपने स्टेक्स भी जो है ना, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेक्स भी और अपना टाइम वगैरह भी उस पर लगा देता है कि हाँ चलो ठीक है, फुल ब्राइट की तो गारंटी एक तरह है ही। और USCFE वाले भी इसमें कंसिडरेट होते हैं टाइम्स, क्योंकि अगर ये होता है कि आपका GRE कम आया है तो फिर वो GRE के अक्सर वाउचर वगैरह भी दे देते हैं। पहले ये होता था क्योंकि सिलेक्शन पहले हो जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में, बाद में अप्लाई करते थे तो वो GRE इम्प्रूव करने के लिए आपको फ्री वाउचर देते थे। बट इस साल भी आई एम प्रिटी श्योर कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको GRE रिक्वायर्ड होगा और आप अप्लाई करें। व्हाट काइंड ऑफ एसेज आर नीडेड? 2 मेजर इसमें होते हैं, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है और एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है या फिर स्टडी ऑब्जेक्टिव जो होती है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो नॉन टेक्निकल होगी, और एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ कहानी होगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो CV को ही अपनी बस एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं कि अच्छा पहले मैं यहाँ गया, पहले मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये किया। बट आई थिंक इट्स सिर्फ एक वो होता है 1000 वर्ड्स के ये 2 चीज़ें जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का उनको आइडिया हो जाता है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी का पता लग जाता है, आपके स्किल्स का पता लग जाता है, आपकी एम्बिशियसनेस का पता लग जाता है, आपकी क्लैरिटी का पता चल जाता है लाइफ में कि किस तरह आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, और ऑफ कोर्स उनकी अलाइनमेंट जो फुल ब्राइट के गोल्स के साथ होती है। जो दूसरा होता है स्टडी ऑब्जेक्टिव या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, वो टेक्निकल होता है, तो उसमें आप डेफिनेटली आपकी जो रिसर्च वगैरह है वो आप उसमें एनालिस्ट करते हो, और उसको जो इवन इवेलुएट कर रहा होता है वो भी टेक्निकल ही होती है ज्यूरी। सो जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उस केस में, क्योंकि मैं आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट वो है कि आप किसी को भी वो बताओ वो समझ आ जाए, लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव जाहिर बात है या स्टडी ऑब्जेक्टिव आप किसी को भी बताओगे
अब पर से अगर कोई पब्लिक हेल्थ वाला बंदा वो अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव मुझे बताएगा, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट का उसकी मुझे आइडिया हो जाएगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकलिटी का इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। How much CV counts for this application? CV of course formatted होना चाहिए, उसमें like silly mistakes वगैरह ना हो, बट ये है कि क्योंकि वो सिर्फ एक प्रेजेंट कर रहे होते हो अपनी प्रोफाइल, और उसमें ज़्यादा इतनी मेहनत भी रिक्वायर्ड नहीं होती ना। मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा टाइम आप अपने सीवी पे लगाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलरेडी बना होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको लगाना होगा मेरी सजेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो अपने ये 2 एसेज पे होगा, क्योंकि जिनका अगर पहले मूड नहीं था और अभी मूड बना है इस अपडेट के बाद, सो मेक श्योर कि आप अपनी सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना ये पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे लगा रहे हैं, और वो वेट वगैरह भी करवा रहे हैं, ज़ाहिर बात है, रिव्यू वगैरह करवाएं। और जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो आपको पता है काफ़ी टाइम्स तो हम खुद ही लिख के दे रहे होते हैं, बट बॉटम लाइन बीइंग कि आप सिर्फ जो है ना अपने इस पे एसेज पे आप फोकस करें, जो आपके पास 15 दिन हैं इनमें। जीआरई और आइल्ट्स कंपलसरी है क्या? ये शायद काफ़ी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आइल्ट्स तो होता ही नहीं है किसी भी स्टेज पे फुल ब्राइट में या यूएस में। अगर आप जाते हैं तो कम कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन एटलीस्ट फुल ब्राइट के केस में आप अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपको टोफल देना होता है, आइल्ट्स होता ही नहीं। और जीआरई इस केस में मैंने पहले बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो अपडेट हुई है इस स्टेज पे जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। बस ये एक रिक्वायरमेंट आपको देखनी होगी सबको कि CGPA 3.5 से ऊपर होना चाहिए, जो उन्होंने मेजर डिसिप्लिन लिखे हुए हैं। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ कौन से डिसिप्लिन हैं। प्योर साइंसेज, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इनके लिए 3.5 है, और जो इनके अलावा है उनके लिए 3 CGPA होना जरूरी। Will students given previous GRE be given more priority? कंसिडरिंग के ये अपडेट जो आई है, आई डोंट थिंक कि इसमें वो अब कोई और पॉलिसी फॉलो करेंगे। अब सिर्फ यही पॉलिसी जो अभी रिसेंट आई है इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स इसमें जिन्होंने जीआरई दिया हुआ है तो उनको नहीं कोई फेवर अलग से मिलनी चाहिए, बट हाँ उनको एक ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि बाद में उनको नहीं देना होगा। और क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इसमें मेरिट को काफ़ी सीरियसली देखना पड़ता है। Will they take GRE after start of session? जी देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि GRE they ask you to take GRE क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, बट एज आई सेड अर्लियर एज वेल, amidst this कोविड पेंडेमिक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो GRE भी वे ऑफ कर रही हैं, सो वो एक नेक्स्ट स्टेज की बात है। अभी फुल ब्राइट पे सिलेक्शन के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपको GRE रिक्वायर्ड नहीं है। बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हाँ वो आपको देना होगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि इट वुड बी सेफ टू टेक तब, क्योंकि सिर्फ एक ये टेस्ट भी 25-30 हज़ार का सिर्फ टेस्ट है, और फिर टाइम आपको लगाना पड़ता है। काफ़ी लोग लेट से वर्किंग होते हैं या ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं तो उनको टाइम निकालना पड़ता है प्रेपरेशन के लिए। सो वो आई गेस एक बहुत बड़ी स्टेज आप क्लियर उस टाइम पे कर चुके होते हो, फुल ब्राइट पे सेलेक्ट हो चुके हो तो देन इट्स सेफ टू टेक एंड पुट ऑल योर स्टेक्स। PhD GRE सब्जेक्ट विल बी नीडेड, ये बहुत जो स्पेसिफिक लेट से सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह PhD फिजिक्स है, PhD केमिस्ट्री है, उसमें चांसेस हैं कि वो सब्जेक्ट टेस्ट का कहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन में सब्जेक्ट टेस्ट नहीं, GRE जनरल ही काफ़ी होता है। साथ ही ये जो मैं क्वेश्चंस हैं इनको मैं स्क्रॉल करके जितने आते जाए, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट विल बी एक्सेप्टेड। इस स्टेज पे अनऑफिशियल अगर हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन दिसंबर से पहले पहले मैंने जिस तरह मेंशन किया, आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट उनको सबमिट करवाना होगा, विच मीन्स कि अच्छा आपकी डिग्री भी तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। Still in my 7th
सेमेस्टर प्रॉब्ली वोंट गेट माई ट्रांसक्रिप्ट बाय December 2020, फिर आप एलिजिबल ही नहीं है। ऑप्शंस, ये एक ज़ाहिरी बात है क्योंकि एक ये सेटबैक लगा है काफ़ी लोगों को, तो एक ही क्वेश्चन है कि ऑप्शंस लेफ्ट फॉर पीपल विद लेस देन 3.5 CGPA, और वो अप्लाई करना चाह रहे थे फुल ब्राइट पे, लेकिन एक थोड़ा सा सेटबैक लगा है। डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स फॉर MS आ वायबल ऑप्शन, ये डेफिनेटली वायबल ऑप्शन है US में। मैं करंटली एनरोल्ड हूँ PhD जो डायरेक्ट उसमें थी, डायरेक्ट फंडिंग मैंने यूनिवर्सिटी से ली थी। एट मास्टर्स लेवल कंपेटिटिव वो बहुत होती है। हाँ, अगर PhD पे जाना है तो PhD के लिए तो आई स्ट्रांगली एनकरेज कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें प्रोफेसर्स को। वो एक अलग, जो पिछला लेक्चर था मेरा डिटेल्ड था काफ़ी, और भी इस पर काफ़ी फाइल्स वगैरह पढ़ी, काफ़ी डिटेल, उसमें प्रोसेस भी लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, ट्रिक्स लिखे हुए हैं कि अच्छा डायरेक्ट फंडिंग के लिए। लेकिन मास्टर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस आ रही होती हैं उनके पास। काफ़ी GRE के भी फुल ब्राइट पे, मैं एक हिपोथेटिकल सा सिनेरियो बताता हूँ कि फुल ब्राइट पे अगर आपका लेट से 310 GRE भी है और पर से 3.3 CGP है, सो स्टिल यू हैड अ गुड चांस कि आप बाकी अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर लो तो यू विल गो थ्रू। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ केसेस विद लेट्स से नॉमिनल CGPAs एंड GRE, लेकिन उनकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी थी और एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। बट अब ये जो सेटबैक लगा है थोड़ा सा, तो इसमें अगर आपका GRE लेट से अच्छा है, आई वुड से 320 प्लस है, यस डेफिनेटली अप्लाई। अगर GRE थोड़ा सा मिनिमल है सो फिर चांसेस कम है, बट होप इज स्टिल देयर। और उसके अलावा और स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, यस लेट से दूसरे कंट्रीज़ में जो हैं, इरेस्मस मुंडस या चेवनिंग या कॉमनवेल्थ वगैरह, उसमें भी किसी हद तक CGPA देखा जाता है। मैं ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो CGPA पर से जिनका 3.2 से 3.5 के दरमियान था, और वो बाकी चीज़ें उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। सो maybe they might want to look into other scholarships for other countries as well, unless आपकी US जो है वो specific target है आपका, तो उसमें फिर आप research assistantships देख सकते हैं, teaching assistantships देख सकते हैं। Presently USCFP only mentioned 3.5 CGPA not scale। ये ऑलरेडी mentioned है, अगर ये नोटिस ये ऑलरेडी शेयर भी किया था वकार भाई ने इस पे। सो CGPA सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है तो 3.5 इज़ द थ्रेशोल्ड, और अगर परसेंटेज फॉलो कर रही है तो फिर 75% है। PhD इन वेटरनरी साइंस हाउ, ये वही कंडीशन है इसमें भी। Are all universities in USA included in Fulbright? Yes, all universities। इसमें भी मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ कि आप खुद नहीं, जो कि अच्छी भी बात है इसकी, आप खुद नहीं अप्लाई कर रहे होते यूनिवर्सिटीज़ में। एक मैं कमेंट्स में भी देख रहा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ में कितनी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप नहीं अप्लाई करते, USCFP डज इट ऑन योर बिहाफ, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंसेस ज़रूर दे सकते हैं। जो आप अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहे होते हैं तो वो अलग सेक्शन होता है जिसमें वो प्रेफरेंसेस मांगते हैं। वो कंपलसरी नहीं होता सेक्शन, लेकिन आप एनलिस्ट कर सकते हो कि अगर आपकी कोई हैं, थोड़ा सा आपने अगर होमवर्क किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ पे, प्रोफेसर्स पे रिसर्च वगैरह की हुई है, या इन कॉन्टेक्ट विद एनी प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी आप हो, सो आप एनलिस्ट ज़रूर कर सकते हो। बट देयर इज़ नो गारंटी कि दे विल कंसीडर इट। हाँ, अगर वो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के साथ अलाइन है, और जो इनका अपना क्राइटेरिया होता है फंडिंग का, और जो स्वीट स्पॉट होगा स्कॉलरशिप वगैरह का, वो उनके साथ मीट होता है जो पिछले सालों में भी, सो वो अप्लाई करते हैं। और मैं इनकरेज करूँगा कि हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है इस पर, उसे पता है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च ऑफर हो रही है उनसे रिलेटेड, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लिखें अपनी प्रेफर्ड वाले सेक्शन में। क्योंकि जो इनकी एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं, IIE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो भी, उनका आप काम एक तरह आसान कर देते हो कि अच्छा आप काम वो खुद कर लेते हो, बट डजेंट मीन कि अच्छा वो काउंटर चेक नहीं करेंगे, सो दे विल मेक श्योर टू काउंटर चेक एज वेल। जी बिल्कुल, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ US में ये दोनों कंसीडर करते हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुल ब्राइट मैं फिर से मेंशन कर दूं, क्योंकि आप शायद ओपन फंडिंग पे अप्लाई करोगे या डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करोगे,
तो शायद आपका उस प्रोफाइल के साथ ना हो एडमिशन, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव होता है। लेट्स से आई वुड से यूनिवर्सिटीज लाइक जॉर्जिया टेक, वहाँ पे काफ़ी फुल ब्राइटर्स आते हैं, और लेट्स से नॉमिनल सी जी पी एज 3.2 मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, अब तो उन्होंने 3.5 का बिल्कुल फुल ब्राइट वालों ने मेंशन कर दिया। बट जस्ट फॉर एन आइडिया के नॉमिनल थोड़ी सी प्रोफाइल जिनकी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू जी आर ई या सी जी पी ए, सो दे आर एबल टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज एज वेल। बट आप शायद पर से 310 312 जी आर ई के साथ टॉकिंग अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शायद टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो आपका चांस ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया से एप्लीकेशन आ रही होती हैं उनके पास और काफ़ी कंपेटिटिव होते हैं। पब्लिकेशन नेसेसरी फॉर पीएचडी एप्लीकेशन नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट्स डिज़ायरेबल कि अगर आपकी हो तो, क्योंकि वो आपकी कॉम्प्लीमेंट करती है प्रोफाइल को। जी पी एफ और पी एच डी इन फिज़िक्स, ये भी वही जो उन्होंने लिखा हुआ है, प्योर साइंसेज एक डिसिप्लिन लिखा है, तो फिजिक्स वुड फॉल अंडर दैट, 3.5 ही है। प्लीज शेयर सैंपल ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑब्जेक्टिव, ये ऑलरेडी इस पे ग्रुप पे लिंक्स भी मेंशन होंगे, और काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह मेरे भी पिछले लेक्चर्स हैं, इवन तलहा उमर के कुछ होंगे। सो उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिक इस चीज़ पे बात की हुई है, बट इफ़ नीडेड इससे रिलेटेड स्पेसिफिक सेशन हम फिर से भी कर सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी ऑब्जेक्टिव की। थोड़े से सेंसिटिव सवाल भी आ रहे हैं, व्हाट इफ समवंस सी जी पी ए इज 3.49 टाइप, इस तरह के। ये अब इसका आई गेस 3.5 उन्होंने मैंशनड है, तो इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसी में बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। I am in 8th semester. Can I apply for masters? Yes, you can apply if you would be able to get your transcript and provide them by December. How many recommendation letters are required? 3 गालबन इसमें एटलीस्ट 3 रिक्वायर्ड होते हैं, और इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो वो एक डाइवर्स नेचर ऑफ रेफरी से आ रहे हो, कि आपका एक आधा एटलीस्ट एक जो है लेट से प्रोफेसर का हो जिससे आप पढ़े हो, एटलीस्ट एक आधा प्रोफेशनल हो, सो वो एक अच्छा उनके पास जो है ना डाइवर्सिटी आ जाती है। आई डोंट हैव माई डिग्री राइट नाउ बट आई कैन सबमिट इट बिफोर December 2020, व्हाट शुड आई अपलोड? आपके पास जो प्रोविजनल है, कुछ भी जो होगा ट्रांसक्रिप्ट होगा या अनऑफिशियल टाइप कुछ है, आप वो अपलोड कर दें, और नोट्स वगैरह में लिख दें कि आप जो है ना सबमिट करवा देंगे दिसंबर से। सो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। काफ़ी ये इसी के साथ साथ जिस तरह एच ई सी की भी कन्वर्जन काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं, एच ई सी का कन्वर्जन टेबल जो है सी जी पी ए टू परसेंटेज या परसेंटेज टू सी जी पी ए, आई थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट इन दिस केस। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको किसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सी जी पी ए फॉलो कर रही है, मैंने पहले भी बताया था, तो आपको बस 3.5 देखना चाहिए। आप होप अगेंस्ट होप वाला सीन है, आई एग्री, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। और मैं साथ क्वेश्चंस वगैरह देख रहा हूँ, सॉरी अगर कोई क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, बट मैं बाद में अगर जब ये सेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर कि अच्छा कोई अभी तो जो रैंडमली आ रहे हैं मुझे, ये फहद भी ही इज़ बीइंग काइंड कि अच्छा कुछ कुछ जवाब वो साथ साथ देता जा रहा है, कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ कि कौन से हैं। हाउ मच रिकमेंडेशन लेटर ऑफ सुपरवाइज़र मैटर? मैटर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैटर नहीं करते, बट उतने नहीं करते जितनी आपकी बाकी एप्लीकेशन मैटर करती है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर है ये, आई नो, बट रादर देन के आप जो है ज़्यादा टाइम उस पर लगाएं, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रायोरिटाइज़ करें अपने टाइम को भी, अपनी एनर्जी को भी, और उस पर हाँ फॉलोअप वगैरह करें आप प्रोफेसर से, अनलेस आपके प्रोफेसर ने आपको ये लीवरेज दी हुई है कि आप खुद लिख के कर दें, वो एक अलग बात है।
बट ज़्यादा टाइम आप अपनी बाकी एप्लीकेशन जो मैंने स्पेसिफिकली बताया, पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च स्लैश स्टडी ऑब्जेक्टिव, इस पे टाइम लगाएं आप। पब्लिकेशन कितनी मैटर करती है पीएचडी एडमिशन के लिए? ज़ाहिर बात है, पीएचडी क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, सो मैटर करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैटर नहीं करती। वो तो आपकी प्रोफाइल और कॉम्प्लीमेंट होगी और आपको ज़ाहिर बात है स्टैंड आउट करेगी आपकी एप्लीकेशन, बट वो कंपलसरी नहीं है पब्लिकेशन होना पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। सो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यू ग्रेड एक्सचेंज स्टूडेंट इज़ प्रेफर्ड, इसमें यह है कि प्रेफरेंस नहीं होती। पहले भी ये एक थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन थी, मैंने इसको दूसरे लेक्चर में अपने टच किया था कि लोगों को लगता है कि शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लम्स नस्ट वगैरह के जो है ये लोग प्रेफर करते हैं, या जो ऑलरेडी एक्सचेंज प्रोग्राम से गए होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। वो प्रेफर नहीं करते, मेरिट बेस्ड ये स्कॉलरशिप है। लेकिन ये होता है क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में या जिस बंदे को थोड़ा सा, जिन लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता है, वो ये होता है कि अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरह कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल डेवलप अच्छी हुई होती है। सो विच मीन्स कि ऑफ कोर्स देयर प्रोफाइल स्टैंड आउट्स मोर एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल्स। सो आई मीन अनफॉर्चुनेटली हमारी आई नो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती, अवेयरनेस भी नहीं दी जाती, तो उधर से एप्लीकेशंस भी कम आती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स नस्ट जीआईके वगैरह, इधर से काफ़ी एप्लीकेशंस भी ज़्यादा होती हैं और प्रेजेंट भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल मिथ है कि अच्छा कहीं की यूनिवर्सिटीज़ को या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम वालों को प्रेफरेंस होती है। सो ये चीज़ें आप देखें। इफ़ वी आर नॉट स्टेइंग इन पाकिस्तान कैन वी अप्लाई? हाँ जी, अप्लाई आप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बट ऑफ कोर्स ये जब इंटरव्यू होगा तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि अच्छा आप पाकिस्तान में हैं। और जो इवन आपके रिकमेंडेशन वगैरह हैं वो भी फिर जो आपके रेफरीज हैं वो अगर पेपर बेस्ड भेजना चाह रहे हैं तो वो अगर पाकिस्तान में है तो उनको फिर वो भिजवाने होंगे, अनलेस वो ऑनलाइन है फिर तो बिल्कुल डिफरेंट है। डू वी नीड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम यूएस प्रोफेसर? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर ऑलरेडी नहीं है, आपने किसी के साथ काम भी नहीं किया यूएस में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूएस में किसी के साथ हो। If you are working on a publication but haven't yet published, should we mention it in its CV? इसमें हाँ आप मेंशन करें, या इनडायरेक्टली इसमें को आप अपने उसमें भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एक है जो रिसेंटली पब्लिश हो जाएगा। सो इसमें हो सकता है, और आप साथ पोटेंशियल टाइमलाइन भी लिख सकते हैं कब तक ये हो जाएगा पब्लिश। recommendation letter is mandatory for PhD, PhD और मास्टर्स रिगार्डलेस, recommendation letters compulsory हैं। acceptance letter compulsory नहीं है, वो है ही नहीं, acceptance letter कोई ज़रूरी नहीं है। Can you please tell about how important is it to show that you have or do not have funding in the funding section? अच्छी बात यह है कि क्योंकि काफ़ी लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई एम एबल टू आंसर देम बेटर। जो रैंडम से क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी या पहले आंसर हो चुके हैं या फिर नहीं। सो फंडिंग, कमिंग बैक टू फंडिंग पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है इतनी, क्योंकि ये फुली स्पॉन्सर्ड होता है। इवन आपकी यहाँ पे भी जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो इस्लामाबाद आप जाते हो या इवन इस्लामाबाद तक जाने के भी जो होते हैं पैसे, वो भी वो रिफंड कर देते हैं और फिर आप वहाँ जाते हो तो आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाता है। सो इट्स नॉट रियली, यू नो, इट वोंट अफेक्ट योर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। Is it true that GRE is not mandatory for 2021 application? Yes, it is very true. अभी के लिए इस स्टेज पे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर दे माइट आस्क यू टू टेक GRE। और मेरे एक्सपीरियंसेस में स्टडिंग एंड लिविंग इन द यूएस, काफ़ी लाइक 80 to 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वुड रिक्वायर GRE। बस एक ये चेंज कोरोना की वजह से आई है जिसकी वजह से काफ़ी वेव ऑफ भी कर रही हैं, बट एट दिस स्टेज का आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी GRE नहीं ज़रूरत। माइक्रोबायोलॉजी, हाँ ये सारी डिसिप्लिन्स हैं, इसमें
सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन रिलेटेड जो है वो आप परसू नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपका अगर एमबीबीएस है यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अदर रिसर्च बेस्ड डिसिप्लिन लाइक पब्लिक हेल्थ वगैरह, बट हाँ क्लिनिकल मेडिसिन पे आप नहीं कर सकते, वो फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स है, यूएसएमएलई वगैरह, ये उसका फुल ब्राइट से कोई लिंक नहीं है. Can you explain how reference letters are submitted? Do we ask our teachers for filling the form and submit it ourselves? So इसमें दो ऑप्शन हैं. एक ये है कि आपका रेफरी ऑनलाइन भेज सकता है, आप अपनी ईमेल अपनी एप्लीकेशन में उसकी ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो वो उनको ईमेल चली जाएगी और वो वहाँ से सबमिट कर देंगे. दूसरी ऑप्शन ये है कि वो खुद ही आपका रेफरी पेपर बेस्ड, जाहिर बात है इसका ये इन्होंने अपनी ऑनलाइन वेब जो है फुल ब्राइट वाली यूएससीएफपी, उन्होंने सैंपल दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में वो फिल वगैरह कर देंगे और खुद ही वो कोरियर करवा देंगे. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन द केस ऑफ पाकिस्तान जाहिर बात है आई डू नो कि काफ़ी हद तक काम स्टूडेंट्स खुद ही कर रहे होते हैं रिकमेंडेशन का. सो हाँ आपको उनको जो है फॉलो अप करना होगा अपने रेफरीज के साथ, या ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि पेपर बेस्ड उनको फिर कोरियर करवानी होगी. यूएससीएफपी का एड्रेस उन्होंने स्पेसिफिकली उसी के नीचे लिखा हुआ है जो रेफरेंस लेटर का उन्होंने सैम्पल के. ये रिकमेंडेशन लेटर्स रेफरेंस लेटर्स इस चीज़ का मैंने बता दिया है, आई गेस तो 3 दफ़ा मेंशन कर दिया. प्रीवियस फॉरेन रिसर्च एक्सपीरियंस एड्स फ्रूट्स टू बास्केट, बिल्कुल आप, बट अगेन मैंने जो बात की थी ना, ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोफाइल. एक चीज़ होती है आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होना, ठीक है आपको पता है अच्छा जी सीजीपी है, आप टॉपर हो, आपने गोल्ड मेडल वगैरह लिए हुए हैं, आपने 10 पब्लिकेशंस की हुई हैं, वो एक स्किल था आपका डेफिनेटली कि अच्छा हाँ ठीक है आपने मेहनत की है वो है. बट स्कॉलरशिप नॉट स्पेसिफिकली फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जनरली भी स्कॉलरशिप्स में, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट फंडिंग पे भी पीएचडी पे दूँ, सो उसमें भी मैटर ये करता है कि आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल, जो आपके पास हैं उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको आप अलाइन कर रहे हैं उनके गोल्स के साथ, आपको क्लैरिटी है या नहीं है. सो प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाना इज़ नॉट योर सेलिंग पॉइंट, इज़ नॉट योर कंपेरेटिव एज. आपका सेलिंग पॉइंट है आप उस प्रोफाइल को प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं. और इसी वजह से काफ़ी औकात, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि अच्छा जिनके मेरे से ज़्यादा सीजीपीएस थे या इवन जो टॉपर्स थे वो फिर रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर अनएबल टू सेल देयर प्रोफाइल इन द वे दे एक्सपेक्ट अस टू. और जो थोड़े से लेट से नॉमिनल सीजीपीए या नॉमिनल प्रोफाइल वाले होते हैं वो स्टैंड आउट कर जाते हैं. 3.37 CGPA, टॉप 5% ऑफ माई बैच. मेरे भाई बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मतलब लेकिन एलिजिबल आप इस साल के लिए नहीं होगे. उसके साथ साथ आप डेफिनेटली ये जो टाइम भी इवन कोरोना वगैरह का है इसमें आई थिंक अपने स्किल्स वगैरह पे आप डेवलप करें और रिसर्च पे डेवलप करें, अपनी प्रोफाइल आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करें, या इवन आपका अगर लेट से जीआरई अच्छा है, बाकी रिसर्च प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो यू माइट इवन वांट कंसीडर अप्लाइंग इंडिपेंडेंटली, जिस तरह मैंने कहा डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटीज़. 3 रिकमेंडेशन डेडलाइन लेटर्स इज़ ऑल्सो 15 जुलाई, ये यही होगी. पेपर बेस्ड ऊपर नीचे जाहिर बात है, इवन फुल ब्राइट यूएससीएफपी वालों को भी पता है, ठीक है ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोरियर के अक्सर इश्यूज होते हैं, और ये स्पेशली जो कोरोना का टाइम है इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है. बट हाँ मेक श्योर कि अच्छा ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि अच्छा 15 जुलाई तक हर चीज़ हो जाए, कोई डिले ना हो. कैन आई अप्लाई टू डायरेक्टली पीएचडी विद एमबीए डिग्री, डोंट हैव एनी रिसर्च प्रोजेक्ट इन माई एमबीए प्रोग्राम. ये अप्लाई करने में जाहिर बात है इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ट्रिकी होगा. पीएचडी एक कम्प्लीटली एक काफ़ी एग्रेसिव रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, तो इसमें एमबीए क्योंकि एक थोड़ी प्रोफेशनल डिग्री होती है और आपका रिसर्च प्रोफाइल नहीं है, तो काफ़ी ट्रिकी होगा इसमें. आपकी अगर रिसर्च प्रोफाइल नहीं है कि अच्छा आप क्या बेसिस बना रहे हो, उनको अपनी आप पोटेंशियल किस तरह दिखा रहे हो कि आप ये चीज़ एक्चुअली कर भी सकते हो. सो ये चीज़ आपको देखना हो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाँ इसका भी वही क्राइटेरिया है. बहुत जनरल जनरल से सवाल आ रहे हैं, इसको आप शायद मेरे रिव्यू करेंगे
मेरे इस उसको लेक्चर को फिर से देखेंगे तो काफ़ी के जवाब आपको वैसे मिल जाएंगे। शेयर लिंक ये ऑलरेडी शेयर होया हुआ है, और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया करें, बना बनाया हलवा हलवा ज़रूरी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपकी ना पता चल रहा होता है कि अच्छा आप कितने एम्बिशियस हो, कितने आप प्रोएक्टिव हो चीज़ों के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी का पता लग रहा होता है। सो हर चीज़ यूएससीएफपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब उन्होंने दिए हुए हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन है। सो और फिर भी लेकिन आई थिंक क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत कि शायद कुछ ऐसे ना हो, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा info@uscfppakistan.org वाला जो है वो कर। स्टडी गैप ऑफ 4 ईयर तो कैन आई अप्लाई, हाँ जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अच्छा स्टडी ईयर होना चाहिए या नहीं, स्टडी गैप होना चाहिए या नहीं। हाँ ये बेहतर यही है कि आप 15 जुलाई से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि प्रोफेसर को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। और ज़ाहिर बात है हमारे, क्योंकि कल्चर यहाँ पे ऐसा है कि आपको सर पे फॉलो अप भी करते रहना होना चाहिए, बार बार प्रोफेसर भी बिजी होते हैं। सो वो चीज़ ये है कि आप प्रोफेसर को भी कम से कम 3-4 दिन दें कि अच्छा कोई उनकी मजबूरी हो सकती है, सो आप उस चीज़ को केटर करके 15 जुलाई डेडलाइन रखें। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं। अ, ये लिंक इसमें भी काफ़ी शेयर हुआ। हाँ जी, ये जिस तरह एक सजेशन एक अच्छी आई हुई है कि मेक अ फाइल एक्सप्लेनिंग ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फुल ब्राइट। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने जिस तरह मेंशन किया, उन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी लिखी हुई हैं। और लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कमेंट्स में भी देख रहा होता हूँ जो ग्रे एरियाज़ हैं, तो उन चीज़ों को विल डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन। हाँ कुछ प्रेफर्ड डिसिप्लिन्स होते हैं, जिस तरह एनर्जी है, वाटर है, एग्रीकल्चर होता है। सो इस साल के भी स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि कौन से वाले डिसिप्लिन हैं, बट डजेंट मीन के देर विल बी अ कंप्रोमाइज ऑन मेरिट। ये प्रेफर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि पाकिस्तान की एक नीड है, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं उसमें इनको फंडिंग एलोकेट होती है, इसमें काम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नीड ऑफ आर है, और एक्सपर्ट्स कम है इन डिसिप्लिन में। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरिट पे कंप्रोमाइज़ करके जो है ना हो जाएंगे, लेकिन हाँ होती प्रेफर्ड डिसिप्लिन कुछ होते हैं इसमें। फील्ड इज़ इंग्लिश, सो आई डोंट नो व्हाई इज़ जीआरई इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। अभी तो मैंने जैसे मेंशन किया तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है जीआरई, आप जीआरई के बगैर भी अप्लाई कर सकती हैं। और एट लेटर स्टेज देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि इफ़ जीआरई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड इवन योर यूनिवर्सिटी डजंट रिक्वायर इट, सो यू आर गुड टू गो, वो आपको जीआरई देने की ज़रूरत ही नहीं होगी फिर उस स्पेसिफिक केस में। आई गेस ये सेशन भी ऑलरेडी 45 मिनट्स का है। मैं ये थोड़ी क्वेश्चन जो जो मुझे सामने साथ साथ आ रहे हैं वो मैं आंसर कर रहा हूँ, इसके अलावा जो आई टेक सम टाइम आउट, और जो कमेंट्स वगैरह में कुछ रह गए थे क्वेश्चंस जो इसमें टच नहीं हुए, तो आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। इसमें मैनी यूनिवर्सिटीज डू एक्सेप्ट आइल्स, ओके टू पुट आइल्स इंस्टेड ऑफ टोफल। इसमें फुलब्राइट में क्योंकि पिछले सालों में यही था कि आइल्स तो वो कंसीडर ही नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी अगर आपकी ले भी रही है, लेकिन यूएससीएफपी वाले और फुलब्राइट वालों की रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिकली टोफल। सो अभी अ, आप अगर मेंशन कर दें तो आई डोंट थिंक इट वुड मैटर एट दिस स्टेज, बट और जो ये जिस तरह मेंशन की कंट्री प्रोफाइल सच एज वियतनाम डू गिव अ चॉइस, तो उनके केस को आप केस स्टडी ना रखें पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी बॉन्ड रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जिस तरह पाकिस्तान के केस में हमारी होती है कि अच्छा 2 साल आपने J1 वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट होती है, और पाकिस्तान के स्पेसिफिक अच्छा होम
रेजिडेंसी पूरी करनी है। सो इफ़ दे हैव एन ऑप्शन के आइल्स या टोफल एप्लीकेशन में है तो यू कैन स्टेट योर प्रेफरेंस, बट किसी और कंट्री के लेट से एप्लीकेंट से बात करके या उनको फॉलो ना किया जाए, क्योंकि ये मेरी भी पहले मैं समझता था कि शायद ये सेम होती हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंट होती हैं रिक्वायरमेंट्स भी और उनका जो प्रोसेस वगैरह होता है। कुछ कंट्रीज़ में ये भी होता है कि अच्छा आपको पहले ऑफर लेटर लेना होता है यूनिवर्सिटीज़ से, बट हमारे केस में ये एक है, हमें प्रिविलेज मिली हुई है कि अच्छा USCFP डज इट ऑन योर बिहाफ, जो कि आसान बात है। हाउ मैनी PhD स्कॉलरशिप्स आर देयर फॉर 2021? इसमें स्पेसिफिकली नंबर ना ये USCFP या फुलब्राइट वाले अभी डिस्क्लोज करते हैं, ना कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्स ये है, बट ये है कि जिस तरह उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वकार भाई ने भी मेंशन किया अभी अभी कमेंट में कि 150 इन टोटल फॉर 2021। टोटल ये मास्टर्स और PhD दोनों को मिला के हैं। 150 बहुत बड़ा नंबर है। मैं फिर से सबको एनकरेज कर रहा हूँ, और ये इसी के साथ साथ मैं रैप अप भी करूँगा, क्वेश्चन फिर मैं बाद में करूँगा, कि ज़रूर अप्लाई करें इस पे। अगर आपका एप्लीकेशन एडमिशन जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आप फॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छा चांस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके इसमें। आप किसी भी स्कॉलरशिप से कंपेयर कर लें, इतनी लेविश स्कॉलरशिप और इतना ज़्यादा नंबर किसी भी स्कॉलरशिप का पाकिस्तान में नहीं है। आप इरेस्मस देख लो लें जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ओवर 100 स्कॉलरशिप्स होना, ये स्पेसिफिकली 150 फॉर सच अ प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी, आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है हमें पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के नेशनल होते हुए। और स्पेशली मैंने जिस तरह शुरू में ये बात की थी रिगार्डिंग द प्रेस्टीज एंड पे बैक दैट कम्स विद इट, काफ़ी लोग इसकी नेगेटिव साइड ये देखते हैं कि नहीं आपको वापस आना पड़ता है, यहाँ पे रहना पड़ता है 2 साल। पहली बात यह है कि टाइम का पता भी नहीं लगता, और अगर आपका जाहिर बात है इतना आप पे वो फुल ब्राइट का प्रोग्राम ही ये है कि अच्छा इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सचेंज वगैरह और डेवलपमेंट वगैरह आपकी कंट्री की। सो इतना अगर वो आप पे, मैं अगर देसी तरीके में बात करूँ तो इतना अगर वो पैसा लगा रहे हैं आप पे, और मैंने समझ कि काफ़ी लेविश होती है, तो फिर इतना तो यार आप कर ही सकते हो आई गेस कि अच्छा। और वो भी आपको ये एहसान नहीं कर रही है, तो आई गेस आपकी एक सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अच्छा ठीक है, जिस मुल्क ने इतना आपको दिया है इतना कुछ, तो आप 2 साल अगर इतनी अयाशी कर रहे हो तो 2 साल पे बैक ही कर दो आके। और हाँ, इस पे एक और चीज़ ये भी होती है कि एक सिर्फ है पॉसिबिलिटी, वो ये होती है उसमें भी, लेकिन आपका बॉन्ड ख़त्म नहीं हो रहा होता ये, लेकिन सिर्फ एक ये जो मास्टर्स के एप्लीकेंट्स होते हैं जो मास्टर्स पे जाते हैं फुल ब्राइट पे, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा अगर वो यूनिवर्सिटी फंडिंग पे PhD में अपना आपको एनरोल कर लेते हैं, सो दे कैन स्टे देयर फॉर PhD, लेकिन PhD के बाद भी उनको पाकिस्तान में वापस आना होता है, अपना बॉन्ड पूरा करना होता है। J1 वीज़ा पे वो जाते हैं, तो J1 वीज़ा की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा उनको वो पूरा करना होता है। सो वो बेसिकली बॉन्ड पोस्टपोन हो रहा होता है आपका, लेकिन जो है ना बॉन्ड सस्पेंड नहीं हो रहा होता आपका, ख़त्म नहीं हो रहा होता। स्टिल इट्स वर्थ इट। और इसके साथ साथ ये है कि फुलब्राइट एक ही दफ़ा मिलती है आपको, या MS के लिए होती है या PhD के लिए होती है। MS लीडिंग टू PhD इसमें नहीं होता। एक मैंने वे अबाउट इसमें ज़रूर बताया कि अच्छा आप मास्टर्स फुलब्राइट पे लें और PhD आप यूनिवर्सिटी फंडिंग पे ले लें वहाँ पे। सो आप वहाँ पे PhD अपनी पूरी करें, PhD के बाद आपको फिर इवेंचुअली वापस आना होगा और आके सर्व करें, करना भी चाहिए पाकिस्तान को। मैंने जिस तरह बात की कि आई थिंक आवर कंट्री नीड्स अस मोर देन एवर। और आई गेस आई जस्ट रैप। अब मैं ये बंद करूँगा, और जो कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं मैं इसमें भी देखूँगा कमेंट्स में। सो और अगर मेरे मेरे से भी फील फ्री टू रीच आउट टू मी, लेकिन प्लीज़ मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा हर सेशन में करता हूँ कि ब्रिंग अप स्पेसिफिक क्यूरीज। काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें शेयर कर दी हैं, काफ़ी चीज़ें वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड होंगी उनकी, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है ना वो चीज़ बार बार रिपीट करूँ। और आई गेस इट्स पार्ट ऑफ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली एज वेल कि अच्छा आप इतनी इतने बड़े लेवल पे आप जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, गोल्स आपके इतने बड़े बड़े हैं, तो इतना तो थोड़ा सा आपको
लेट्स से एथिकली जो है ना करेक्ट होना चाहिए. सो आई गेस मैं कंफर्म करूँगा बस कि अच्छा जस्ट क्विट 3.51 नो आइल्स. हाँ आप अप्लाई करें, अभी स्टेज पे नहीं रिक्वायर्ड आइल्स या टोफल आप अप्लाई करें. जीआरई रिक्वायर्ड अभी अभी नहीं है, बाद में होगा. चलें, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप आई वाज एबल टू हेल्प. और दुआ में याद रखिएगा. अगेन हर बंदा डेफिनेटली अप्लाई करे. मैं कहूँगा इट्स एन अपॉर्चुनिटी वर्थ अप्लाइंग, वर्थ ऑल योर स्टेक्स. और जो है ना वर्थ योर इन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियली तो आप ज़्यादा कर ही नहीं रहे होते, तो उससे जो आप टाइम वगैरह लेकिन लगाते हो और जो एनर्जी लगाते हो, तो डेफिनेटली अप्लाई. यू विल enjoy it for your entire life. आई एम लिविंग दैट एक्सपीरियंस. बहुत अच्छी बात है. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू और ऑल द बेस्ट.